नमस्कार 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 दोस्तों, वेलकम टू द सी एस अड्डा। आप सभी वापस से एक बार वापस से आ चुके हैं सी एस अड्डा पे। और आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं ना, सोचोगे नहीं क्या भाई, क्या ले आया आप सब, क्या ले आया। कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस का मैं एक टॉपिक ले आया जिसका नाम है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी एस आर जो है ना, अगर हम कंपनी लॉ के 2017 वाले सिलेबस में देखें, जो अब ओल्ड सिलेबस कहलाया जाता है, वो है पार्ट ए में। और वहीं अब हम जो नया सिलेबस आ गया 2022 वाला, कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस वाला, उसमें आ गया पार्ट बी में चैप्टर 17 करके। ठीक है, वेटेज में ज़्यादा अंतर नहीं आया। हम इसमें से हर चैप्टर, चाहे वो ओल्ड सिलेबस में हो या नए सिलेबस में हो, हम एक क्वेश्चन में से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज जो मैं रिवीजन करवाऊंगा ना, तुम लोग मानोगे नहीं, कम से कम 70% कवर हो जाएगा। और इसी 70% में से पेपर में से क्वेश्चन बनता है, तुम अभी देख लेना। और उसके बाद पीवाईक्यू देख लेना, अपने सारे पास्ट ईयर पेपर देख लेना। उसमें से देखो सर यही आता है, इसमें के अलावा कुछ नहीं आता। एक चीज़ बस मैंने नहीं करवाई, वो मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में। वो क्यों नहीं बताई, मैं वो भी चीज़ बता दूंगा तुम लोग को। तो हम लोग इसी के साथ शुरू करते हैं। CSR जो है सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट में है। CSR क्या है? तो CSR जो है ना, एक कमिटमेंट की जाती है बिजनेस के द्वारा। बिजनेसमैन वगैरह जो भी कंपनीज वगैरह है, टाटा हो गई, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, अडानी अडानी हो गई, कोई सी भी कंपनी हो गई, एक अपने जो भी स्टेक होल्डर्स हो गए, पब्लिक हो गई, आम आदमी हो गया, सबको एक कमिटमेंट करवाती है कि भाई हमारी कंपनी इस साल इतना प्रॉफिट करेगी, हम आपके लिए इतना वो करेंगे, दान वगैरह कर लिया या फिर चैरिटी वगैरह करेंगे। दान नहीं करना चाहिए इस चीज़ को, बोलेंगे चैरिटी डेवलपमेंट वगैरह चीज़ में डालेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इससे CSR से कंपनी को क्या फायदा होगा? सबसे पहली बात यह है कि भाई चाहे कोई भी हो, अपना फायदा सबसे पहले देखेगा। इसमें फायदा क्या है, किसका है? तो भाई साहब देखो, अगर CSR करेगी ना कंपनी, वो हमेशा जीतती जाएगी, उसकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी। अब आज देखो, तुम टाटा वाटा पे हो, कम से कम वो 60 से 70% अपना इस पे चैरिटी वगैरह में, डेवलपमेंट वगैरह में इंडिया में देती है। ठीक है, अपने प्रॉफिट का। तो वो क्या है, आज उसकी रेपुटेशन बन गई है, वो ग्रोथ करती जाती है, कभी भी नीचे नहीं आएगी वो। तुम चाहे उसके शेयर्स वगैरह में देख लो या उसके नेट प्रॉफिट वगैरह की बैलेंस शीट वगैरह देख लो, कभी भी तुम्हें लॉस देखेगा ही नहीं। क्यों भाई, वो प्रॉफिट कर रही है, उसने अपनी गुडविल बना ली है मार्केट में। एक गुडविल अगर बना लोगे ना, तो आप बढ़ते जाओगे, रुकोगे नहीं। ठीक है, अपने स्टेक होल्डर्स वगैरह के साथ रिलेशनशिप, स्टेक होल्डर्स में क्या, जितने भी शेयर होल्डर्स वगैरह हो गए, चाहे डिवेंचर होल्डर हो गए, क्रेडिटर्स, सबके साथ वो अपना एक रिलेशनशिप बना के रहेगी। और लोग आगे सोचेंगे यार, अगर वो चैरिटी वगैरह कर रही है, लोगों का विश्वास है, तो हमारा पैसा अगर कहीं पे भी नहीं जाएगा, हमारा पैसा सेफ जगह पे रखा है। ठीक है, मीडिया इंटरेस्ट एंड गुड रेपुटेशन। मीडिया इंटरेस्ट, अब मीडिया में सिर्फ ये नहीं कि भाई तुम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले जो समझ रहे हो भाई साहब, रिपब्लिक, अर्नब गोस्वामी जी आ जाते हैं, नहीं वो चीज़ नहीं। उसमें प्रिंटेड मीडिया भी आएगी, सोशल मीडिया भी आएगी। अब आजकल ना कंपनीज जो है ना, चैरिटी वगैरह कर देती हैं, उन लोग को फिर अपना वो भी नहीं करवाना पड़ता, एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी कुछ नहीं करवाना पड़ता। चैरिटी कर दो, मीडिया अपने आप ले आएगी, अपने ब्रांड को ले आएगी, अपनी कंपनी का नाम ले आएगी, लोगों को पता चल जाता है, अपना पैसा बच गया, अपना सिर्फ क्या है, चैरिटी को कर दिया, कंपनी का काम खत्म। फंडेज मिल जाता है। अब टाटा को जरूरत थोड़ी है, इतनी चैरिटी कर रही है, लोग वो हाल फंड देंगे यार टाटा कंपनी को, क्यों रुकेंगे? भाई सबको मालूम है, इतना वो चैरिटी अगर कर रही है, उसको फंड दो, अच्छा ग्रोथ है उसका। चाहे रिलायंस इंडस्ट्री क्यों नहीं है, अच्छा ग्रोथ कर रही है, फंड दो उसको, रुको मत ही। आपको अपने कॉम्पिटिटर से अलग करती है आज, क्योंकि देखो यार, देखा जाए तो जो सबसे ज्यादा चैरिटी अगर करती है, सारी कंपनी करती है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ टाटा करती है, रिलायंस करती है, अडानी, ऐसा कुछ नहीं है। आदित्य बिरला करती, सब करती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नाम किसका चलता है? आज भी चलता तो सिर्फ हमारा टाटा जी का ही है ना। रतन टाटा जी जब तक बैठे हैं, रतन टाटा जी इतना प्रॉफिट करते हैं, इतने चैरिटी करते हैं, तो उनको कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट करता है। हम उसको कभी भी कंपेयर नहीं करते हम टाटा के प्रोडक्ट को किसी और प्रोडक्ट से। क्यों भाई, उसकी गुडविल इतनी बन गई है अब आज के जमाने में। कस्टमर रिटेंशन क्या होता है? कस्टमर रिटेंशन मतलब कि कस्टमर छोड़ के नहीं जाएगा, कस्टमर आपके पास बल्कि आता जाएगा। सोचेगा ना कि भाई वो इतना सब कुछ कर रही है, गुडविल वगैरह है। अखबार आज मार्केट में अगर गुडविल है, रिलायंस की गुडविल है, चाहे तुम टाटा की गुडविल मान लो, चाहे आदित्य बिरला ग्रुप वगैरह वालों की मान लो,
उन लोग की गुडविल है, उनको व्यक्ति को छोड़ के नहीं जाएगा। अब चाहे तुम ये इंटरनेशनल मार्केट हो गया, नेशनल मार्केट हो गया, इसको छोड़ो, लोकल मार्केट पे आ जाओ। स्वीट शॉप वाले होते हैं घर के आसपास, तो एक स्वीट शॉप वाला फिक्स हो जाता है, भाई मैं इसके यहाँ से मिठाई जो होती है ना, इसकी बढ़िया मिठाई होती है। अब कोई दूध वाला है, हो सकता है किसी को अमूल का दूध पसंद नहीं है, लेकिन मेरे को मालूम है कि यार इस दूध वाले की ना साफ दूध देता है यार, बिना मिलावट का देगा, बिना पानी वगैरह मिला के साफ शुद्ध दूध होता है भैंस का, तो मैं इसी से लूंगा ना यार। तो ये थोड़ी है फिर मैं अमूल का लूं, अमूल भी 60 रुपए दे रहा है और ये भी मेरे को 60 रुपए दे रहा है, तो मैं ये वाला लूंगा ना। मैं काय को अमूल पे फिर पाउडर दूध लूंगा, मैं भैंस का दूध लूंगा, हाथों हाथ वो निकाल के देगा मेरे को। ये चीज आ जाती है। अब इसके हम बेनिफिट्स इतने कर लो, बेनिफिट्स कभी वैसे आते नहीं है पेपर में, मैंने बता दिया है क्या है, कुछ कह नहीं सकते हम कब क्वेश्चन में, क्योंकि कंपनी लॉ का पेपर हमें सभी को मालूम है, कंपनी लॉ का पेपर केस लॉ बेस्ड जाता है। कम से कम 70% उसका केस लॉ, 70 क्या मैं भाई 85% मान लो कि वो केस लॉ बेस्ड आएगा, सिर्फ 10 से 15% होता है जो डेड क्वेश्चन आएगा। उस 85% में मैं ये भी लिख के बता रहा हूँ, 10% पेपर ऐसे आता है, 10 मार्क्स का पेपर, कि बच्चे घूम जाते हैं पेपर देखते से। तो एक तो लेंदी, और फिर वो इतना क्वेश्चन को घुमा देंगे ना, होगी वो चीज मॉड्यूल की इतने घुमा देंगे, आप उसको टैकल करने में बहुत टाइम लगा दोगे। तो मेरी हमेशा यही एडवाइस रहती है, उस 10 मार्क्स के क्वेश्चन को आप हमेशा बिल्कुल आखिरी के टाइम पे जाएं, लास्ट के जो 30 मिनट्स रह जाते हैं उस 30 मिनट्स में आप दिमाग लगाएं। बाकी के 2.5 आवर्स में आप जितना पेपर आ रहा है, 85 मार्क्स का तो आ रहा है ना, 90 मार्क्स का तो आ रहा है ना, वो पहले निपटाओ भाई स्पीड में लिख के। फिर वो हम 10 मार्क्स के लिए आखिरी में निपटेंगे, 20-25 मिनट देके उसको निपटा देंगे। बड़े खेत की मूली थोड़ी है भाई, हम वो भी निपटा देंगे। अब आ जाते हैं भाई, सी एस आर लगता कहाँ पे, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सी एस आर कहाँ कहाँ पे लगेगा। तो भाई साहब इसमें बोल रहा है सी एस आर आपका कब कब लगेगा, अगर जो अभी कौन सा पी वाई चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर कौन सा वाला चल रहा है, अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2022-2023, ठीक है, सॉरी 2023 टू 2024। अब इसका प्रीवियस ईयर कौन सा आएगा पी वाई, 2022 टू 2023, ठीक है। अब अगर किसी ने 2022 से 2023 में किस इन नीचे लिखे गए 3 लिमिट में से कोई सी भी क्रॉस कर ली, टच कर ली, तो उस कंपनी पे लायबिलिटी आ जाती है कि वो सीएसआर करे। सबसे पहले ये एप्लीकेबिलिटी पे पढ़ाने से पहले एक चीज सभी को बता देता हूँ, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये लिमिट टच कर दी, अब तो कंपनी को करना ही पड़ेगा सीएसआर, करना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। सीएसआर सिर्फ कंपनी को बोलता है, बॉदर नहीं करता कि भाई तुम्हें करनी ही है, सिर्फ वो बोलता है कि भाई अगर तुम सक्षम हो तो तुम करो। क्योंकि भाई उन लोगों को क्या पता, गवर्नमेंट की क्या पड़ी है कि भाई तेरा भला हो, गवर्नमेंट यही बस चाहती है कि भाई तुम कर सकते हो तो कर दो, तो ये कभी भी कंपलसरी नहीं होता। तो सर अगर कंपनी अगर करेगी नहीं तो फिर लिमिट की क्यों लाई। देखो बेटा, अगर लिमिट आई है, लिमिट अगर आपने टच कर दी, अगर कंपनी नहीं कर रही कोई बात नहीं, मत करो, आपको बस अपनी बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर दे दो, हमारी ये सीएसआर लिमिट ये वाली टच हो गई थी, लेकिन हम इस कारण से ये रीजन था जिस वजह से हमने सीएसआर नहीं कर रहे हैं, ठीक है भाई मत करो, ठीक है। तो कौन कौन सी लिमिट है पहले वो देख लेते हैं। अगर आपका प्रीवियस ईयर में, लास्ट ईयर जो अभी मैंने बताया ना 2022-2023 में अगर नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा 500 करोड़ और मोर अगर टच कर जाती है तो आपको सी एस लायबिलिटी लग जाएगी। या फिर अगर आपका टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर टच कर जाए तब लगेगा। या फिर आपका प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर टच कर जाए तब आपको सी एस आर एप्लीकेबिलिटी लगेगी। इन तीनों में और है, अगर इन तीनों में से कोई भी एक लिमिट टच कर जाती है, इन तीनों में से अगर कोई भी एक लिमिट टच कर जाती है तो आपके पास लाइबिलिटी आती है कि आप सीएसआर करो। मैं वापस से बता रहा हूँ, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सीएसआर जरूरी नहीं है कि आपको करना ही है, ये सिर्फ बताता है कि आप अगर करेंगे तो आपका ही बेनिफिट्स होते हैं। हमने अभी बेनिफिट्स बता दिए क्या क्या होंगे अगर आप इसमें आ जाते हो। फिर अगर आप चाहें सीएसआर करो या नहीं करो, आपको एक सीएसआर कमेटी फॉर्म करनी पड़ेगी। सीएसआर कमेटी फिर आपको रिव्यू करेगी, अगर आप कर रहे हो तो आपने सही जगह पे किया है नहीं किया, अगर आप नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, उसमें बोर्ड रिपोर्ट में जब डिस्क्लोजर दोगे तब इनके साइंस वगैरह लगेंगे, ये रिव्यू वगैरह करेंगे। पूरा सीएसआर कमेटी फॉर्मुलेट करना
ये कंपलसरी होता है। ये चीज आप एक लिखते चाहिए, जो जो मैं बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट ही है। और ज्यादा है तो मैं फिर अपने टेलीग्राम चैनल पे ये पीपीटी वगैरह तो डाल ही दूंगा पीडीएफ फॉर्म में करके, तो वहां से भी आप रिवीजन वगैरह कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि सीएसआर सर करना कितना है। अगर मैंने भाई 500 करोड़ कमा दिया तो क्या पूरा 500 करोड़ ही डाल दूंगा क्या सीएसआर में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सीएसआर हमें जो करना होता है, द कंपनी हु फॉल इन अबव क्राइटेरिया। अबव क्राइटेरिया मतलब जो हमने 3 अभी लिमिट्स पढ़े थे, नेटवर्थ, टर्नओवर, नेट प्रॉफिट वाले, वो किसी भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इमीडिएटली अगर 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल हमने वो कर लिया, तो क्या होगा, तो आपको 2% का एवरेज, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, थोड़ा मिसटाइप हो गया है, मैं आपको सही से बता देता हूँ और इसको करेक्ट करके आपको पीडीएफ में दूंगा। तो इसका मतलब क्या होता है, कितना परसेंट आपको डालना है। अगर आपने लास्ट ईयर लिमिट टच कर दी, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके पिछले 3 साल का नेट प्रॉफिट है ना, उसको ऐड करें, उसका एवरेज निकालें। अगर आप मान लीजिए 5, 10, 15 करोड़ ऐसे लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट है, ठीक है ना, तो 5 + 10 + 15 कितना हो गया, 30 करोड़, डिवाइडेड बाय 3, एवरेज निकालना है हमें, मीन आपने सभी ने निकाली होगा 9th 10th क्लास में, तो मीन निकाले तो कितना आएगा, 10 करोड़। अब 10 करोड़ आ गया, 10 करोड़ का हमें 2%, एटलीस्ट 2% हमें उसको खर्च करना है, एटलीस्ट 2%। तो 10 करोड़ इंटू 2% कितना आएगा, 2 लाख रुपीज। मतलब कम से कम हमें 2 लाख करना है। उसके बाद कंपनी को जितना सा खर्च करना हो, स्प्रेड करना हो सीएसआर एक्टिविटी में, उतना कर सकते हो। ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं है कि भाई सिर्फ 50 लाख ही करना है, नहीं। 2 करोड़ पे लिमिट आ गई आपकी 2% से, तो आप 2 लाख रुपए से फिर आपका जितना करना है उतनी आपकी मर्जी है, उतना करिए। लेकिन याद रखना, पेपर में हमेशा कंफ्यूजन हो जाती है। ऐड करें, फिर एवरेज निकालें उसका, और फिर मल्टीप्लाई बाय 2%। इसमें एक चीज आएगी, बच्चे बोलेंगे सर अभी कंपनी हो सकता है कि सिर्फ 2 साल पहले ही इनकॉर्पोरेट हुई हो और उसने लिमिट टच कर दी हो, फिर हम 3 साल का प्रॉफिट कहाँ से लाएं। तो कोई बात नहीं बेटा, उसमें आप 2 साल का प्रॉफिट लेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। यहाँ पे भी एक चीज मैं बता रहा हूँ, स्लो डाउन होके बता रहा हूँ, चाहे इस पॉइंट को लिख लो, पीडीएफ में नहीं है, पेपर में आती है, क्वेश्चन आया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखो, इसमें मिलेगा तुम्हें। ये चीज याद रखना, अगर इनकॉर्पोरेशन से सिर्फ 2 साल ही हुए हैं, प्रॉफिट भी आप पे सिर्फ 2 साल का है, कोई बात नहीं, 2 साल के प्रॉफिट को ऐड करेंगे आप, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, उसका 2 साल का एवरेज निकालेंगे, फिर जो भी आएगा उसको 2% से कर देंगे। अगर मान लेते 5 और 15% हमारा 2 साल का प्रॉफिट था, तो कितना हो जाएगा, 5 + 15, 20%, 20% डिवाइडेड बाई 2, 10%, 10 करोड़ आ गया। 10 करोड़ का फिर हम 2%, 2 लाख। ये चीज मैं वापस बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, गलती हो सकती है, क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, प्रीवियस ईयर में भी आया था, बच्चों ने बहुत गलती की थी इसमें। कुछ मेरे को लगता है कि सिर्फ 5-6% बच्चों ने ही ये पॉइंट लिया था, उनको मार्क्स मिल गए, बाकी सबके गलत हुआ है, याद रखना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है सीएसआर एक्टिविटीज कहाँ कहाँ हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है भाई सीएसआर एक्टिविटीज क्या क्या करनी है ये तो बता दो। मतलब कि आप, मेरे पास एप्लीकेबिलिटी आ गई, कंपनी ने बेनिफिट समझ लिए, मैंने 2% भी निकाल लिया, अब लेकिन वो 2% जो निकाला है, 2% निकाले हैं इमीडिएट 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एवरेज के, वो मैं स्पेंड कहाँ करूंगा, कहीं पे भी कर सकता हूँ क्या? फिर तो मैं अपनी कंपनी पे लगा दूंगा, अपने एम्प्लॉयज पे लगा दूंगा, नहीं। कंपनी कभी भी अपने एम्प्लॉयज पे जो खर्चा करेगी वो सीएसआर में नहीं आएगा। ये भी एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया है, याद रखिए। खुद की बिल्डिंग विल्डिंग बनाने पे कोई खर्चा नहीं कर सकती। सीएसआर सिर्फ कहाँ कहाँ पे हो सकता है, हाँ अगर आप कोई स्कूल कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, वो सीएसआर में आ सकता है, लेकिन उस स्कूल और हॉस्पिटल का नेम कंपनी से लिंक नहीं होना चाहिए, आगे कोई कंपनी उससे एसोसिएट नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ याद रखनी है। हो सकता है वरना फिर तुमने कंपनी स्पेंड कर दी, तुमने ये भी दिखा दिया सीएसआर एक्टिविटी है और तुम उससे अर्न कर रहे हो, नहीं कर सकते। अब सीएसआर एक्टिविटी कहाँ कहाँ कर सकते हो, इरेडिकेटिंग हंगर, पॉवर्टी, मल्यूट्रिशन, प्रमोटिंग हेल्थ, मतलब कि भूखमरी, पॉवर्टी, गरीबी वगैरह पे
अनएम्प्लॉयमेंट अगर स्पेंड कर रहे हो उस पर चलेगा सीएसआर एक्टिविटी। एजुकेशन अगर आप प्रमोट करवा रहे हो गरीब बच्चों को गांव वगैरह के या सरकारी स्कूल वगैरह में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, विलेज रूरल एरियाज में अगर आप करवा रहे हो, रोड कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो अगर आप रूरल एरिया में तो चलेगा। कंट्रीब्यूशन करवा रहे हो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में। इसमें एक चीज आई थी कि भाई अगर चीफ मिनिस्टर केयर फंड में करवाएं तो चीफ मिनिस्टर केयर फंड में कभी भी सीएसआर नहीं आएगा। ये भी एक शायद से क्वेश्चन आया है या नहीं, लेकिन आप लिख लो, आ भी सकता है। सीएसआर में अगर आप सिर्फ पीएम केयर फंड में कर रहे हो तभी वो सीएसआर एक्टिविटी में आएगा, तभी उसमें एलिजिबल होगा उसमें फॉल होने के लिए, अगर अदरवाइज नहीं होगा। अगर आप सीएम केयर फंड में करवा रहे हो नहीं आएगा, ठीक है। कोई आपदा अगर आ जाती है जैसे अभी कोविड-19 अगर आ गई थी, इसमें अगर आप कोई भी फंड दे रहे हो या फिर हॉस्पिटल अगर का करवा रहे हो, मास्क वगैरह दे रहे हो, सैनिटाइजेशन करवा रहे हो, सैनिटाइजर प्रोवाइड करवा रहे हो, बेड्स वगैरह, ब्लड, ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें ज़रूर सीएसआर में आएगी। इसके लिए 2020 जुलाई में क्लैरिफिकेशन निकला था, तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है। उस टाइम में बना भी था, 2021 में शायद से बना था, मेरे को अच्छे से याद नहीं है, मैं बता दूंगा तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में। तो उस समय बना भी था, ठीक है। स्लम एरिया डेवलपमेंट मैंने बता दिया, वही स्लम एरिया जैसे मुंबई का धारावी अगर एरिया हमने पढ़ा है, स्लम एरिया हो गया, रूरल एरिया, यहाँ पे डेवलपमेंट अगर करवाओगे, कोई भी टेक्नोलॉजी अगर हम डेवलपमेंट के लिए करवा रहे हो, साइंटिफिक रिसर्च में करवा रहे हो, ये सब चीजें सीएसआर में आएंगी। तो इसी के साथ हमारा सीएसआर हो गया है। एक चीज मैं बताने वाला था कि हाँ, मैंने पेनल्टीज इसमें नहीं ली। पेनल्टीज वैसे आती नहीं है कभी भी किसी भी सेक्टर की, पेनल्टीज फिर भी मैंने नहीं ली क्योंकि पेनल्टीज के क्या है, अमाउंट चेंज होता रहता है हर ईयर, हर ईयर हो जाए 2 साल में, हो जाए 3 साल में, ठीक है। एक वो चीज नहीं ली। एक एक और चीज नहीं ली, शेड्यूल 6, वो मैं आप लोग को बता दूंगा, अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा टाइम रुक के बताऊंगा। उसके लिए थोड़ा क्या है, 1-2 चैप्टर्स का और बेस बन जाए रिवीजन का, फिर वो वाली चीज बताऊंगा ना तो ज्यादा समझ में आएगा शेड्यूल्स। क्या है, अभी से शेड्यूल बताऊंगा तो समझ में नहीं आएंगे। रेमुनरेशन 194 197 सेक्शंस हैं हमारे बोर्ड मीटिंग वाले चैप्टर्स वगैरह में, तो वो वाले चैप्टर जब हो जाएंगे ना तब हम ये वाला कर लेंगे, ठीक है। इसी के साथ सीएसआर मेरे हिसाब से 70% कंप्लीट हो गया है, और मैं लिख के दे रहा हूँ, इसी में से क्वेश्चन बनता है सबसे ज्यादा अच्छे से। ये एक सीएसआर एक्टिविटी कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आएगा। एक आएगा ये 2%, इसका न्यूमेरिकल बन के आता है, हमेशा पेपर में न्यूमेरिकल बन के ही आएगा, तो इसको याद कर लो, अच्छे से समझ लो। इसका न्यूमेरिकल वगैरह के मैं जब प्रैक्टिस करवाऊंगा 2-3 चैप्टर हो जाए, फिर इकट्ठे न्यूमेरिकल लेंगे यार, कम से कम मैं सोच रहा हूँ 1 आध घंटे का ले लेंगे, तब करवाएंगे अपन न्यूमेरिकल, ठीक है। तो इसके साथ हम मिलते हैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। जय श्री राम।